डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षादान। शिक्षादान में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। चलिए हम लोग क्लास को आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और क्लास की अगली कड़ी की ओर चलते हैं। और इस कड़ी में हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ का नियम जिसे किरचॉफ्स लॉ भी कहते हैं, है ना। तो किरचॉफ्स लॉ विद्युत परिपथ के लिए लागू होता है। जैसे आपने पहले ओम का नियम पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार। किंतु इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब विद्युत परिपथ थोड़ा जटिल हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी जटिल परिपथ के लिए ओम का नियम से ज़्यादा बेहतर किरचॉफ का नियम होता है, ठीक है। तो जब परिपथ जटिल होगा तो कौन सा नियम यूज करेंगे? किरचॉफ का नियम यूज करेंगे। तो जटिल परिपथ में धारा एवं विभवांतर के वितरण को ज्ञात करना होगा तो किरचॉफ का नियम का उपयोग करेंगे। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम, अब रही बात पहला नियम तो उसको आप पहला नियम भी कह सकते हैं। जैसे नंबरिंग में 1 वैसे नाम भी पहला नियम, है ना। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पहला नियम है इसे संधि का नियम भी कहते हैं या संधि नियम भी कहते हैं, ठीक है। इस नियम से आप किसी भी चालक में, है ना, किसी भी चालक में या चालकों के एक समूह बनता है जहाँ पे, ठीक है। तो चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का मान हमेशा शून्य होता है ना। इस नियम से हमें ये पता चलता है कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग क्या होगा? शून्य होगा। मतलब आप देख पा रहे हो चित्र में कि यहाँ पे बहुत सारा धारा करंट आ रहा है, कुछ करंट जा रहा है किसी बिंदु P से, ठीक है। तो जिस बिंदु P की बात कर रहे हैं उस बिंदु P पे आप देख पा रहे हैं I1 जो है वो आ रहा है, I2 है जो जा रहा है, I3 है जो आ रहा है, I4 है वो भी आ रहा है, किंतु I5 जा रहा है, I6 आ रहा है, I7 जा रहा है, ठीक है। तो बिंदु P पे कुल जो करंट होंगे उसका मान तो शून्य होना है, ठीक है। तो हमने लिखा है सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। आप ऐसा सोचो कि जो करंट आ रहा है वो आपको कुछ मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तो उसको जो आने वाले करंट है उसको प्लस में रखिए और जो जाने वाले करंट है उसे माइनस में रखिए। तो इस स्थिति में आप पाएंगे कि I1 को आपने प्लस रखा है किंतु I2 जो है वो करंट जा रहा है, इसलिए I2 को माइनस किया। फिर देखिए I3 आ रहा है इसलिए I3 को प्लस किया, I4 भी आ रहा है, I4 को भी प्लस किया, किंतु I5 बाहर जा रहा है इसलिए माइनस किया, I6 आ रहा है इसलिए प्लस और I7 बाहर जा रहा है इसलिए माइनस। और इन सभी करंट का योग जो होगा वो शून्य होगा। अब इसको आप इक्वल करेंगे तो प्लस को एक तरफ कर लेंगे और माइनस को दूसरे तरफ करेंगे तो आपको मिलेगा I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I। तो यहाँ पे I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I7 हुआ। तो आपने पाया क्या कि किसी बिंदु की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। यही क्या हुआ? किरचॉफ का पहला नियम। अब चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम में कहता है किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रत्येक के गुणनफल का, है ना, प्रत्येक के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि अगर परिपथ बंद है ना, तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध हर एक के गुणनफल का, है ना, विद्युत धारा और प्रतिरोध I और R के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होगा? परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा।
और इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है बंद पास का नियम, क्योंकि पहले ही बात किया गया कि परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी परिपथ है जो बंद है और वो किसी विद्युत वाहक बल E के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। ये सिग्मा E इस बात से बोध कर रहा है कि हो सकता है कि विद्युत वाहक बल जो ऑपरेट हो रहा है वो 1 ना 2 हो, है ना। अब उन दोनों के मानों का सम्मिलित रूप के थ्रू जो मान मिला उसे हमने कहा सिग्मा E, और इस परिपथ का पूरा जो सम्मिलित मान हुआ वो हो गया सिग्मा IR। ठीक है, अब E के लिए आपने क्या लिखा, E1 माइनस E2, है ना। और यहाँ पे बाकी जगह पे आप ओम का नियम यूज कर करके, है ना, हर परिपथ में हर एक कड़ी पे, है ना, बिंदु पे I1 के साथ R1 था तो I1 R1, I2 के साथ R2 था तो I2 R2, इस तरह से क्रम से चलता रहा। अब एक बात समझ लीजिए कि क्या करना क्या है। देखिए, बहुत बारीकी से समझते हैं। इस परिपथ में जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इस परिपथ में देखिए 2 तरीका है। हमने देखिए आपको एक एरो बना के दिखाया है, एक को आप नंबर 1 दिया है, दूसरे को नंबर 2 दिया है। नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे हम लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, और नंबर 2 में भी बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर होते हुए है, और दूसरा का क्रम है कि ऊपर से नीचे की ओर हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर हो रहे हैं। अब देखिए, अगर हमने पहले वाले नियम से चला और हम मान लेते हैं कि पहला बिंदु हमारा I1 हुआ होगा, ठीक है, जहाँ पे R1 धारा मिल रहा है वहाँ से बिंदु शुरू करते हैं। तो वहाँ शुरू करेंगे तो पहले नाम आया किसका, I1 R1। उसका विभवांतर के लिए, विभव के लिए I1 के साथ R1 को गुना किया तो I1 R1। उसके बाद जो विद्युत वाहक बल मिल रहा है उसमें छोटी वाली कड़ी पहले है, बड़ी वाली कड़ी बाद में है। मतलब निगेटिव पहले है और पॉजिटिव बाद में है। ठीक है, तो जो पहले मिलेगा उसके अनुसार हम यहाँ पे साइन यूज करेंगे। तो पहले निगेटिव मिला इसलिए हमने माइनस E1 कर दिया है। पहले निगेटिव मिला बाद में पॉजिटिव मिला इसलिए हमने माइनस E1 कर दिया है। आगे की ओर बढ़ें तो हमने देखा कि I2 धारा R2 से पास हो रहा है, तो हमने उसका लिखा है I2 R2। और ये जो पास हो रहा है वो उसी क्रम में पास हो रहा है जिस क्रम में हम सोच रहे हैं। हम नंबर 1 की बात किया, हमने पहले वाले जो फिगर में पहला जो तरीका है उसको यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आपको जाना है उस ओर धारा को लेके, और यहाँ पे भी धारा उसी ओर प्रवाहित हो रही है। तो आपने लिखा I1 R1, फिर आगे मिल गया आपको विद्युत वाहक बल में निगेटिव वाला पहले, इसलिए आपने माइनस E1 लिखा। फिर देखिए आगे चल के फिर से आपने लिखा I2 R2, क्योंकि धारा जो है I2 R2 करंट से प्रवाहित हो रही है तो I2 R2। फिर देखिए I3 का भी डायरेक्शन उसी ओर है जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे थे, जिस डायरेक्शन में आपको जाना था, इसलिए वहाँ पे भी आपने लिखा क्या, I3 R3। अब देखिए उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर से हमको एक मिला E2, और इस बार जो E2 मिला उसकी बड़ी वाली जो लाइन है वो पहले मिला, मतलब प्लस वाला पहले मिला। तो हम यहाँ पे E2 के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं तो जो अगला करंट हमको I4 मिल रहा है, अगला करंट जो I4 मिल रहा है वो I4 करंट का जो डायरेक्शन है वो ठीक मेरे तरीका से अपोजिट में है, मेरे तरीका से अपोजिट में है। अपोजिट में है मतलब ये हुआ कि यहाँ पे I4 R4 को माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि चलना उस ओर है और लेकिन ये कह रहा है कि नहीं उस ओर चलना है, तो हमने मान लिखा है माइनस I4 R4। फिर आगे चलते हैं तो आपने देखा कि I5 का भी डायरेक्शन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार I4 का था, मतलब ये उल्टा है। तो आपने क्या लिखा, माइनस I5 R5। तो यहाँ तक जो स्थिति आई वो, तो इस तरह से आपने देखा कि जो करंट आपके डायरेक्शन में जा रहा है वो प्लस में, और जो करंट आपके डायरेक्शन के अपोजिट में है उसे आपने क्या लिखा है, माइनस में।
तो देखिए पहले वाले नियम से, इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा, पहले वाले नियम से मैं फिर से इसको कहता हूँ, पहले वाले नियम से जब करंट आपके डायरेक्शन में जा रहा था तो आपने I1 R1 लिखा पहले, उसके बाद आपने माइनस E1 लिखा, क्योंकि वो जो विद्युतवाहक बल था उसको आपने क्या किया, आपने देखा कि पहले क्या था, छोटा वाला कड़ी था, निगेटिव था, उसके बाद क्या शुरू हुआ, पॉजिटिव शुरू हुआ। पहले निगेटिव था, उसके बाद क्या शुरू हुआ, पॉजिटिव शुरू हुआ, इसलिए आपने दे दिया माइनस। फिर देखिए आगे जब आप चल रहे हैं I2 के लिए, तो I2 का भी डायरेक्शन उसी ओर है जिस डायरेक्शन में जाना है, तो हमने फिर से लिखा क्या, I2 R2। फिर से आगे चल के I3 R3, फिर आगे चल के E2 के लिए पहले प्लस मिलता है हमको, तो हम क्या करते हैं, प्लस E2 लिखते हैं। उसके बाद I4 का जो डायरेक्शन है वो ठीक अपोजिट है, तो हमने क्या लिखा, माइनस I4 R4 लिखा। फिर आगे I5 का भी डायरेक्शन अपोजिट में था, तो माइनस I5 R5 लिखा। अब वो पिछली बार जैसे किरचॉफ के पहले नियम में देखा था आपने, जो निगेटिव है उसको दूसरी ओर ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो आपको जो मिला वो मिला I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, किंतु माइनस I4 R4 माइनस I5 R5 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये E1 जो विद्युत वाहक बल है वो दूसरी ओर जा रहा है, तो E1 प्लस और E2 माइनस हुआ। तो ये ठीक उसी क्रम में मिला जो आपको शुरुआत में बताया गया था कि किरचॉफ के दूसरे नियम में सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। तो आपने देखा कि सिग्मा E यहाँ पे क्या हुआ, E1 माइनस E2 हुआ, और सिग्मा IR क्या हुआ, उसके लिए आपने लिखा I1 R1 I2 R2 I3 R3। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब देखिए इसी बात को अगर हम दूसरे वाले जो तरीका है उसको अपना के देखते हैं, तो नीचे आप देख पा रहे होंगे कि एक एरो में नीचे नंबर 2 का जो डायरेक्शन है वो ठीक 1 के अपोजिट है, 1 के अपोजिट है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे I5 से शुरू करते हैं। तो I5 का जो करंट का डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे थे और हमें जिस डायरेक्शन में जाना था, तो हमने वहाँ पे लिखा I5 R5 प्लस में। ठीक है, फिर उसके बाद I4 R4 वो भी प्लस में। उसके बाद जो विद्युत वाहक बल E2 मिलता है उसमें पहले निगेटिव मिलता है ना, पहले छोटी वाली कड़ी मिलती है, निगेटिव मिलता है, तो उसको हमने क्या लिखा, माइनस E2। उसके बाद फिर I3 वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे थे उस डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट में है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, I3 R3 किस में, माइनस में। फिर I2 के साथ भी वही है, माइनस I2 R2 होगा। फिर अगली बार जब विद्युत वाहक बल E1 की बात करेंगे तो उस केस में विद्युत वाहक बल में पहले प्लस की कड़ी है, तो हमको पहले प्लस लेना है, मतलब यहाँ पे E1 क्या होगा, प्लस होगा, और फिर आगे I1 के केस में माइनस I1 R1 होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 I2 R2 I3 R3 माइनस I4 R4 माइनस I5 R5। तो आपने पाया कि देखिए जो पहले वाले तरीका अपनाया था और जो दूसरे वाले तरीका अपनाया था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस चीज़ों को आप बड़ा आसानी से समझ पाते हैं, मतलब ये थोड़ा बारीकी से देखेंगे इसको, तो आप ये पाएंगे कि आप किसी भी तरीका से चल के आप वहीं पहुंचते हैं, और तरीका अपनाने का तरीका सही होना चाहिए, है ना। तो इतना के बाद आप देख पा रहे हैं कि किरचॉफ का जो नियम है, पहला नियम है, तो वो तो ठीक है, उसका नाम पहला नियम है या संधि नियम है ना। तो इस विषय में आप ये भी कह सकते हैं, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ऐसा समझ सकते हैं कि किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम कहते तो हैं ही, और यह नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, है ना। आवेश संरक्षण का जो नियम है उसी के अनुकूल क्या है, किरचॉफ का पहला नियम। किंतु किरचॉफ के दूसरे नियम को बंद पास का नियम कहते हैं। आपको बताया गया था कि किरचॉफ के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, बंद पास का नियम कहते हैं। और इस बंद पास के नियम जो हैं, बंद पास का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। मतलब यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है उसके अनुसार ये काम करता है। और ये इस बात के लिए भी तत्पर रहिए, इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि किरचॉफ का दूसरा नियम केवल बंद पास यानी क्लोज सर्किट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, या क्लोज सर्किट है ना, बंद परिपथ है, तभी ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसे आप लागू कर सकते हैं। तो ये हुआ किरचॉफ का नियम। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।
अगर किसी भी बात के लिए आपको किसी भी पॉइंट को आप समझने में परेशानी हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट